नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं मुख्य परीक्षा की, मतलब 67वीं मेंस के जो जीएस पेपर 1 के डीआई सेक्शन के जो बचे हुए 2 सवाल है उसके हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में डीआई सेक्शन के 2 सवालों पर डिस्कशन किया था, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं और उसे सर्च कर लें, या फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जहां से आप लोग उसे ओपन करके देख सकते हैं जो पिछले 2 सवाल हैं। और आज हम लोग सवाल नंबर 14 और 15 यानी 14 और 15 की डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि इस बार का डीआई सेक्शन आसान रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी परीक्षा बहुत ही बेहतर गया होगा। और निश्चित रूप से जो 72 मार्क्स के जो ये सेक्शन है इसमें आप लोगों के 72 मार्क्स ऑब्टेंट मार्क्स बनेंगे, इन्हीं उम्मीद के साथ खैर चलते हैं हम लोग। फिलहाल आज अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 14, ये आपका सवाल है। एक आपको चार्ट दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम से संदर्भित जो है, इस ग्राफ से संबंधित जो है, जिसको कि हम लोग त्वरण कहते हैं, तो इस त्वरण के द्वारा जो है आपको कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कि इसमें नीचे में यहाँ पे वर्ष है और यहाँ पे उत्पादन है। किसी कारखाने में बोल्ट का जो लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन जो है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर विभिन्न साल में 2001-2 में, 2002-3 में, 3-4, 4-5 इस तरह से आपको उत्पादन भी दिए गए हैं, और जो लक्ष्य उत्पादन है और वास्तविक उत्पादन है दोनों के आपको जो है त्वरण यहाँ पे दे दिए गए हैं। और इसी के आधार पे हमसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस सवाल को बनाने के लिए तो जल्दबाजी में कभी कभी कैलकुलेशन में क्या होते हैं कि त्वरण में प्रायः विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि कभी कभी वो लक्ष्य उस उत्पादन के आंकड़े को वास्तविक उत्पादन में और वास्तविक उत्पादन के आंकड़े को लक्ष्य उत्पादन में इनपुट कर देते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि इससे बचने के लिए हम इस तरह की एक चार्ट बना लेते हैं जहां पे हम एक में वर्ष लिखें 2001-2 से लेकर 6-7 तक। दूसरे आप कॉलम में देख सकते हैं हमने लक्ष्य उत्पादन को लिखा, और तीसरे में हम लोग वास्तविक उत्पादन को लिखा है। यहाँ पे इस तरह से आप बनाएंगे जब, तो वहाँ पे जो एरर होने की संभावना होती है, जो गलतियाँ करते हैं विद्यार्थी, दरअसल उन गलतियों से आप बच जाएंगे। चलते हैं इसके पहले सवाल पर। तो इसका जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है कि 2004-5 से 2005-6 में लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप देखिए यहाँ पे 2004-5 और 5-6 ये 2 साल के बारे में आपकी बात की जा रही है, 2004-5 और 5-6। तो 2004 में अगर आप देखिएगा 2004-5 में जो लक्षित उत्पादन है, अगर आप इसको देखिए तो ये 210 है। और 2005-6 में अगर आप देखिएगा तो ये आपको लक्षित उत्पादन तो इसका मान आपको 255 है। और क्वेश्चन में यही आपसे पूछे गए हैं कि 2004-5 से 5-6 में जो लक्षित उत्पादन हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुई है, ये आपको पता करना है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि 210 से 255 हो गया, तो आपको इसको प्रतिशत में परिवर्तन दिखाना है कि कितना परिवर्तन हुआ। तो ये 255 माइनस 210 ये परिवर्तन हुआ है, बट्टा 210 और गुना 100। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो ये आपका 21.43% आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 21.43% जो है ये इसका आंसर हो गया। तो आसान सवाल पूछे गए थे। अब आते हैं इसके अगले सवाल की ओर, जो इसका अगला सवाल है। अब उस अगले सवाल को अगर पढ़ें तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि लक्ष्य उत्पादन के संदर्भ में, लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत जो है वो किस वर्ष
किस अवधि में उच्चतम था, ये आपको पता करना है। देखिए यहाँ पर लक्ष्य उत्पादन के संबंध में आपको पूछा जा रहा है कि वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस सवाल में हमको क्या करने हैं कि प्रत्येक साल के 2001-2 से लेकर 2006 तक का जो वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत जो है लक्ष्य उत्पादन के संदर्भ में हम लोग निकाल लेते हैं। और देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही आसान सा ये भी सवाल है आपका कि 2001-2 में अगर आप देखिएगा प्रतिशत, तो ये निकल जाएगा आपको 195 बट्टा 144 गुना 100। इसका मान अगर आप निकालिए तो ये मान जो आपको हो जाएगा ये 135.42% हो जाएगा। उसी तरह हमको ये प्रत्येक साल में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत निकालना है, किसके परिप्रेक्ष्य में, तो लक्ष्य उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में। तो उसी तरह अगर हम 2002-3 में निकालें तो आप यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 163/227 इंटू 100। तो ये आपके मान जो हो जाते हैं ये 71.80% हो जाएंगे। उसी तरह आप अगर 2003-4 में इसको निकालने का प्रयास करें तो ये जो मान निकलता है आपको 186 बाई ये हो जाएगा 125 इंटू 100। तो इसका मान आपको निकल जा रहा है 148.8%। अगर आप 2004-5 में देखें तो 2004-5 में इसका मान हो जाएगा 284/210 गुना 100। 284/210 गुना 100 ये 135.24% हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 2005-6 में निकालने का प्रयास करें तो ये निकल जाएगा 195/255 गुना 100। तो इसका मान हो जाएगा आपको 76.47%। और 2006-7 में अगर हम निकालें तो ये आपका आ जाएगा 231/295 गुना 100 यानी 78.30%। तो इस तरह से हमने क्या किया कि प्रत्येक साल के वास्तविक उत्पादन को हमने क्या किया कि लक्ष्य उत्पादन के संदर्भ में, लक्ष्य उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में जो है उसका प्रतिशत हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि ये इसका मान सबसे उच्चतम किस वर्ष रहा, किस अवधि के दौरान रहा। तो आप देख पा रहे होंगे अगर इसको तो 2003-4 में आप देखिए 148.8 148.8% ये मैक्सिमम है आपको। तो ये आपका आंसर हो गया, हम लिख देंगे यानी कि 2003-4 में जो प्रतिशत वास्तविक उत्पादन हुआ वो अधिकतम होगा। सामान्यतः एक डीआई सेक्शन के सवाल बनाने के दौरान बच्चे इस चीज़ की भी गलती करते हैं कि इसको लिखते नहीं हैं। तो इसको लिखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लिखते नहीं हैं और ऐसे जो कुछ एग्जामिनर के पास आपके कॉपी पहुंच जाते हैं जिन्होंने जो नंबर देने में ऑलरेडी पहले से कंजूस हैं थोड़े से, तो वो ऐसे चीज़ों पे आपके मार्क्स जो हैं वो काट लेते हैं। तो कोशिश रखनी चाहिए जो बीपीएससी के, जो बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन को देने के इच्छुक हैं या जो उसके प्रति जो प्रतिबद्ध हैं, तो इन आदतों को अपने स्टडी में जो है निश्चित रूप से डालने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आते हैं हम इसके अगले सवाल की ओर। अगर आप इसके अगले सवाल को देखिए तो ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है ये कह रहा है कि उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था और उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत उत्पादन से कम था, उसका अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये तो वास्तविक उत्पादन है, इसका हम औसत निकाल लेते हैं कि औसत वास्तविक उत्पादन क्या होगा। तो अगर आप औसत वास्तविक उत्पादन को ज्ञात करें तो
आसान सी बात है कि ये वास्तविक उत्पादन है, इसको अगर हम ऐड ऑन कर लें, इसको जोड़ लें और 1 2 3 4 5 6 वर्षों के बारे में है बट्टा 6 कर दे तो हमको एक औसत वास्तविक उत्पादन के आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप इसको बनाने का प्रयास करें तो ये आपको सबको जोड़ लें, तो इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 1254, यानी कि 195 163 186 284 195 और 231/6, तो ये आपको निकल जाते हैं आपको 1254/6 यानी 209। यानी आप देखिए कि ये 209 जो है ये औसत वास्तविक उत्पादन है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि आप देखिए कि कौन से वर्ष, उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जहां पे उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक है, और उन वर्षों की संख्या को भी देखिए जहां पे उत्पादन जो है वो औसत वार्षिक उत्पादन से कम है। दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इस चार्ट में 209 से ज़्यादा यहाँ पे 2 बार 284 231, यानी ऐसे वर्ष 2 बार है, और जो 4 अवधि जो है 4 साल, यहाँ पे जो उत्पादन है वास्तविक उत्पादन वो औसत वास्तविक उत्पादन से कम है। तो अगर आप दोनों का रेशियो निकालना चाहें यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपको 2 बार जो है अधिक है और 4 बार जो है ये कम है, तो ये 1/2 यानी 1:2 1:2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। इसका अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2002-03, 2005-06 और 2006-07 के लिए लक्षित उत्पादन के योग का अनुपात इन वर्षों के वास्तविक उत्पादन के योग से निकालिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आपसे 3 साल के बारे में 2002-03, 5-6 और 6-7। देखिए 2002-03, 5-6 और 6-7, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लक्षित उत्पादन का योग और वास्तविक उत्पादन का योग दोनों का आपको रेशियो पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये कि आप लक्षित उत्पादन का योग और बट्टा वास्तविक उत्पादन का योग, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों का रेशियो जो है, इस दोनों का अनुपात जो है वो क्या होगा। और वो आपको स्पेसिफिक आपको 3 ईयर दिए गए हैं, जहाँ पे ये 2002-03, 2005-06 और 2006-07 में। तो आप यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 227, 4-5 में हो 5-6 में पूछा जा रहा है तो 255, और फिर 6-7 में हो गए आपको 295। अगर आप वास्तविक को देखिए तो 163 है, उसके बाद 195 है, और फिर ये 231 है। अगर आप इसको निकालिए तो ये 777/589, यही आपको इसका अनुपात निकल गया 777:589, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपके सवाल थे, और इसका जो आखिरी सवाल है, जो अंतिम सवाल आप देख पा रहे होंगे, अगर आप उस सवाल को पढ़िए तो बहुत ही आसान सवाल है ये भी, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि वर्ष 2002-03 और 5-6, वर्ष 2002-03 और 5-6 को मिलाकर लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर क्या होगा। 2-3 और 5-6 ध्यान से देखिएगा, ये 2-3 और ये 5-6। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो हो गए आपको अगर 2-3 में हम लक्षित उत्पादन को देखें तो 227 है, और 2-3 के अलावा 5-6 में कहा जा रहा है तो ये 255 है। ये लक्षित उत्पादन हो गया आपको। तो इसका मान अगर आप निकालिए तो ये आपको हो जाते हैं 482। और आप वास्तविक उत्पादन को देखिए तो वास्तविक उत्पादन 2002-03 में 163 है,
और 5-6 में अगर आप देखिएगा तो 195 है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये तो इसका एडिशन हो गया आपको 358। और दोनों का हमको अंतर पूछा जा रहा था, तो ये अंतर हो गया 482 माइनस 358, तो ये हो गया आपको 124। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये है हमारा सवाल, अगला सवाल जो है ये आपका सवाल नंबर जो है ये 15 है, ये सवाल नंबर 15 है। और इस सवाल को अगर आप देखें ध्यान से तो इस सवाल में आपको ये दो तरह के दंड आलेख जो हैं आपको दिए गए हैं। और इस दंडालेख में आप देखिए पहला जो ये दिया गया है आपको, इसमें प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितने रुपए में है ये आपको दिए गए हैं कि विभिन्न वर्षों में जो है 1951 के दौरान, 61 के दौरान या फिर 71 के दौरान ये वर्ष है। और प्रति व्यक्ति आय ये आपको इस दंड आलेख में दिए गए हैं। जबकि आप नीचे वाले जो दंड आलेख को देख रहे होंगे उसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम दिया गया है यहाँ पे। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे आगे कोष्ट में आप देखिए तो डबल आपको यहाँ पे जीरो है, मतलब 100 करोड़ के आंकड़े में आपको ये दिए गए हैं। मतलब जैसे कि 1951 में अगर हम देखें तो 90-100 करोड़ जो है ये आपको राष्ट्रीय आय हो जाएगा, मतलब जो नेशनल इनकम है उसके आंकड़े हो गए ये। और इन्हीं दोनों आपको आंकड़ों के आधार पर, इन्हीं दोनों दंड आलेखों के आधार पे जो है वो परीक्षा में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन भी ऑल ओवर आसान क्वेश्चन ही, इजी क्वेश्चन ही की श्रेणी में ही हम इसको रखेंगे। और इसलिए मेरा ये सब मानना है कि इस बार जो है DI सेक्शन के सवाल थोड़े ज़्यादा आसान थे, तो जो GS फर्स्ट पेपर के जो कट ऑफ होंगे वो थोड़ा अन्य वर्षों की अपेक्षा जो प्रीवियस ईयर है उससे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा निश्चित रूप से होना चाहिए यहाँ पे। खैर हम सवाल पर आते हैं। जो पहला सवाल आपको दिया गया है इसमें कि 1951 से 91 तक, 1951 से 91 तक प्रति व्यक्ति आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया। अब देखिए 1951 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है वो 238 रुपये है। और 91 में देखिएगा अगर 1991 में तो ये आपको 4933, 4933 रुपये जो है ये पर कैपिटा इनकम है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि बताइए कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल है। आप देखें यहाँ पर कि 1951 में प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो ये आय है आपका 238 रुपया। और अगर 1991 में प्रति व्यक्ति आय आप देखें तो ये है आपका 4933 रुपया। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही आपसे सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप प्रतिशत वृद्धि को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वृद्धि कितना हो गया 4933 माइनस 238, ठीक है, बट्टा हो जाएगा 238 और गुना 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो आंकड़ा निकलेगा ये 1972.69% जो है ये आपका वृद्धि दर्ज हो गया। मतलब जो 1951 में पर कैपिटा इनकम था और अगर आप देखिए 1991 में जो पर कैपिटा इनकम हुआ उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो कुल जो है 1972.69% की जो है ये वृद्धि जो है दर्ज हो गई। इसके अगले सवाल को अगर देखिए आप तो नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1961 से 71 तक प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि दर कितना था, ये आपको पूछा जा रहा है। 1961 से 71 तक प्रति व्यक्ति आय में। तो यहाँ पे देखिए आप कि अगर हम 1961 में प्रति व्यक्ति आय निकालें तो ये आय आपको मिल रहा है 328। और अगर 1971 में प्रति व्यक्ति आय को हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये 674 मिल रहा है। और इसको आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की जो है ये वृद्धि दर्ज हो गई। तो ये भी आपको परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रतिशत अगर वृद्धि को हम निकाल लें तो 674 माइनस 328 बट्टा 328 गुना 100।
तो ये हो गया 105.48%। लेकिन ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर कि प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न में ये कहा जा रहा था कि 1961 से 71 तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर पूछा जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो प्रति व्यक्ति आय में जो ये है 1961 से 71 तक जो वृद्धि है मतलब 10 वर्षों की वृद्धि है। तो हर एक साल की वृद्धि मतलब एक वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न को अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे कोष्ट में ब्रैकेट में जो है लिख दिया गया है कि ये मान लेते हैं कि हर साल जो है उस दशक में जो है वृद्धि एक ही समान रही है। मतलब कि ये आपको दशकीय वृद्धि है, 10 वर्षों के दौरान की वृद्धि है। अगर हम वार्षिक वृद्धि दर को ज्ञात करें तो इसको 10 से डिवाइड कर लें। इसीलिए वार्षिक वृद्धि दर तो ये हो जाएगा 105.48 बट्टा 10 यानी 10.54 या 55% आप कह सकते हैं। यह आपका आंसर हो गया। अगला सवाल कर रहा है कि 1981 के दौरान जो है वो राष्ट्र की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1981 में राष्ट्र की जनसंख्या कितनी थी? तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कि 1981 में पर कैपिटा इनकम कितना है तो 1630 रुपये है। और 1981 में नेशनल इनकम कितनी है, अगर राष्ट्रीय आय की गणना देखें तो यहाँ पर 1224। और चूंकि राष्ट्रीय आय 100 करोड़ के रेशियो में दिया गया है तो 1224 को 100 से गुना कर लेंगे, उतना करोड़ जो है ये आपको नेशनल इनकम है और ये पर कैपिटा इनकम है। तो हमको देश की जनसंख्या निकालना है तो आपको पता होगा कि अगर हम नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम से भाग कर दें तो यहाँ पे हमको देश की जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा ये सवाल है। 1981 में प्रति व्यक्ति आय जो है ये आपको दिए गए हैं 1630 रुपया। और 1981 में अगर आप देखिए राष्ट्रीय आय को तो ये है 1224 गुना 100, इतना करोड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोष्ट में दिए गए हैं, डबल डिजिट में दिया है तो 100 करोड़ में। तो ये आपको राष्ट्रीय आय हो गया। तो हमको जनसंख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर हम नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम से भाग कर दे, डिवाइड कर दे उसको हम, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 1224 गुना 100 और बट्टा 1630। अगर आप इसको निकालिएगा तो ये आपको 75.09 करोड़ हो जाएंगे। इस तरह से आपके ये सवाल भी बन गए। अगले सवाल की तरफ हम आ रहे हैं। जो अगला सवाल आपको करा है कि 1981 से 1991 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो आपने देखा कि 1981 में जनसंख्या कितनी थी, ये अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने बनाया है। और आपको पूछा जा रहा है कि 1981 से लेके 91 तक जो आपको जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ है, ग्रोथ रेट आपको पूछा जा रहा है, उसकी वृद्धि दर को पूछा जा रहा है। तो हमने 1981 में जनसंख्या को ज्ञात किया, 1991 में आप इसी तरह से जनसंख्या ज्ञात कर ले तो फिर आप इसका रेशियो बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको हम। तो देखिए यहाँ तक तो है ही, सीधे हम आते हैं कि 1991 में जनसंख्या क्या होगी। इसी तरह से जैसे हमने 1981 में जनसंख्या निकाला, उसी तरह से अगर हम 1991 में जनसंख्या निकालें तो नेशनल इनकम जो है आपको ये है 4726। इसको 100 से गुना कर लेंगे, इतना करोड़ हो गया। अब बट्टा पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम जो है 4933 है, 4933। तो ये आपका निकल जाएगा 95.80 करोड़। ठीक है। अब परीक्षा हॉल में चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग के जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे विद्यार्थियों को जीएस पेपर फर्स्ट में कैलकुलेटर ले जाने की सुविधा होती है।
तो कई दफ़े विद्यार्थी ये भी करते हैं कि इसको काटने के चक्कर में, आसान बनाने के चक्कर में अपनी टाइम जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं सवाल पे। तो इससे बचना चाहिए। जब हमारे पास कैलकुलेटर की सुविधा हो तो कोशिश करनी है कि कैलकुलेटर की मदद से ही हम इस डिजिट को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा समय जो है टाइम मैनेजमेंट में भी जो है वो सुविधा हो जाती है। और अगर DI के सवाल आप बाद में बना रहे हैं तो उस समय प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं हम। तो अब अगर आप वृद्धि दर पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि दर, तो कितना हो जाएगा, 95.80 करोड़ हो गया, जबकि इससे पहले था 75.09 करोड़ था। घटा लेते हैं, ठीक है। बट्टा हो गया आपको 75.09 और गुना 100। तो इसको आप परसेंटेज में निकालिए तो 27.58% जो है ये आपकी जनसंख्या जो है 1981 से लेके 91 के दौरान जो है इस दर से आपको वृद्धि हो गई। तो ये 2 सवाल हो गए। अब इसके आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल आपको कहा जा रहा है कि 1951 से 91 तक राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मिटा दे रहे हैं इसको। उन्नीस सौ 51 से लेके 1991 तक में जो नेशनल इनकम है उसमें कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए 1951 में जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, ये आपको 9,100 करोड़ है। और 1991 में अगर आप देखिए राष्ट्रीय आय तो ये आपको 4,726 करोड़ ये आपको दिए गए हैं। तो आपको ये परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करना है। तो निकाल लीजिए प्रतिशत वृद्धि दर। बहुत ही आसान सवाल है। 4,726 00 कर लीजिए, इसमें से आपको घटा लीजिए तो, और बट्टा ये हो जाएगा आपको 90 गुना 100। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए तो 51.11 इतना आपको प्रतिशत हो जाएगा। 5151.11% जो है ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं मेंस के TI सेक्शन के चारों सवालों का जो है डिस्कशन कर लिया है। 2 सवाल को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और ये 2 सवाल यहाँ पर डिस्कस किया। और हमारी जो टीम है द डिटर्मिनेशन की टीम जो है आपको इस सवाल के जो सॉल्यूशन है वो बतौर PDF में उपलब्ध करा रही है। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से PDF को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा हमारी जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको इसके जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे। और भी जो क्लासेज हैं हमारी जो चल रही है उसके भी जो PDF हैं वो हमारी टीम काम कर रही है। और जल्द ही जब हमारी वेबसाइट जो है वो रन करने लगेगी तो हमारी वेबसाइट पर वो सारे जो सामग्री हैं, इसके अलावा जो PDF है जो है वो कुछ PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगता है तो निश्चित रूप से इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। और चैनल को, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें ताकि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको समय पर जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब इस क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं एक अगले क्लास में। धन्यवाद।